जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में पूरा सीडीपी को कवर करने का कोशिश करेंगे, है ना। आज हम सीडीपी में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबको देखेंगे, है ना। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की, सीजी टेट का, रीट, एमपी टेट, है ना, यूपी टेट, जिसमें भी बाल विकास शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आज हम पूरा सीडीपी को कवर करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा ये मैराथन क्लास होगी आज का, और लंबा क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले समझते हैं जीन पियाजे के बारे में, ठीक है साथियों। जीन पियाजे ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे के बारे में देख लेते हैं। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये जो हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है साथियों। और इस विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने ही किया था। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसी को दिया था जीन पियाजे जी ने, है ना। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और आसपास के बच्चों पर है ना, ज्ञानात्मक संज्ञान मानसिक विकास का अध्ययन किया था। याद रखिएगा, है ना। जीन पियाजे के सिद्धांतों को अवस्था का सिद्धांत या विकासात्मक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो और नाम है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। कौन कौन सा नाम है? एक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है और विकासात्मक का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। जीन पियाजे का मानना है कि जिस तरीके से बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेता है, ठीक है ना। परिभाषा देख लेते हैं। नन्हे वैज्ञानिक तथा सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। किसने कहा है? ये भी कथन पूछा जाता है, तो ये जीन पियाजे का कथन है, जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है ना। अब इनका जो संज्ञानात्मक विकास का जो अवधारणा है, इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला है अनुकूलन या एडेप्टेशन, है ना। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, वैसे ही उनका चिंतन भी उन परिवर्तनों के अनुकूल हो जाता है जो भी वे अनुभव करते हैं, है ना। अनुकूलन में दो बुनियादी प्रक्रियाएं शामिल हैं, समायोजन और समावेशन, है ना। समावेश, दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, याद रखिएगा, है ना। समायोजन और समावेश, ये दो प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन, इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास दो प्रक्रियाओं, है ना, संतुलन और अनुकूलन से होता है। याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इस क्लास में जितना भी देखेंगे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही मैं लिए हूँ, ठीक है साथियों। एक एक सीरियल देखेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। और इस चीज़ को बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। अनुकूलन में दो उप क्रियाएं, समायोजन और आत्मसातकरण शामिल है, ठीक है। ये चीज़ दो इम्पोर्टेंट है। अनुकूलन में स्थितिजन्य मांगों को पूरा करने के लिए बच्चे का परिवर्तन शामिल होता है, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन, ठीक है ना। जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है ना। उन्होंने कई वर्षों की अवधि में बच्चों का आकलन किया था और साथ ही कहा कि मानव व्यवहार भौतिक पर्यावरण के अनुकूलन का एक कार्य है, ठीक है। की पॉइंट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए आत्मसात करने के लिए समायोजन और आत्मसातीकरण, स्कीमा और संतुलन की जो है ये चार प्रक्रियाएं का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? आत्मसात हो जाएगा, है ना। आत्मसात करने के लिए समायोजन, आत्मसातीकरण, स्कीमा और संतुलन, ठीक है। याद रखिएगा इसको। समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया पर्यावरण के साथ होने वाली अतः क्रियाओं का मूल क्या होता है? आधार होता है। याद रखिएगा, है ना। अगला देखते हैं, आत्मसातीकरण, है ना। आत्मसातीकरण नई वस्तुओं या विचारों को समझने की मौजूदा
क्षमता के साथ समझना होता है ना, आत्मसात करना। और देख लेते हैं आत्मसातकरण को हम समावेश भी कह सकते हैं, समावेश भी कह सकते हैं। यह हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में जानकारी लेने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और यह वह तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति पूर्व मौजूदा मानसिक संरचनाओं में बिना किसी बदलाव के नई जानकारी लेता है और उनकी जो है व्याख्या करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अनुभवों और धारणाओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं या स्कीमा में अनुकूल करके समझता है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा जो गाय से परिचित है, वह भैंस को देखकर 4 पैर वाले जानवर गाय के मौजूदा स्कीमा में अधिक जानकारी जोड़कर एक अनुभव के अनुकूल होगा, है ना, अनुभव के अनुकूल होगा। मतलब एक बच्चा है जिसने गाय देखी है और वह भैंस को देखकर कहता है कि यह भी एक गाय है, तब हम उसे बताएंगे कि यह एक भैंस है, जो तो वह अपने आप ही दिमाग में बैठा लेगा कि हर 4 पैर वाला जानवर गाय नहीं है, होता है ना, या भैंस भी हो सकता है क्योंकि इसका रंग ऐसा है और देखने में ऐसी है। ठीक है ना, आप कक्षा में समझते हैं कि जब शिक्षक नई धारणाओं का परिचय देते हैं तो वे अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समायोजन देख लेते हैं। समायोजन के बारे में इंपॉर्टेंट है ना पूरा, ये समायोजन को समझते हैं क्या है। समायोजन एक नई वस्तु के साथ संतुलन करने की प्रवृत्ति, मतलब नई वस्तुओं में अनुकूल होने के लिए किसी की समझ को बदलना होता है। ठीक है, समायोजन तब होता है जब किसी व्यक्ति को नई स्थिति का उत्तर देने के लिए मौजूदा समायोजन को बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चे अपने चूसने के तरीके को संशोधित करता है और नए खिलौने को चूसने को शामिल करता है। ठीक है ना, जब कभी आत्मसात करने की प्रक्रिया काम नहीं करती है क्योंकि नए अनुभव किसी भी मौजूदा स्कीमा में अनुकूल नहीं होते हैं, तो नए अनुभव के अनुकूल होने के लिए एक नए स्कीमा को विकसित करना होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं पॉइंट। एक नया स्कीमा बनाने और किसी की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और करने की विधियों को समायोजित करने की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप चेन्नई में छात्रों की एक कक्षा को 1 वर्ष के लगभग 4 मौसम पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास सर्दी के मौसम के बारे में स्कीम ना हो क्योंकि चेन्नई में सर्दी का अनुभव नहीं होता। इसीलिए बच्चों को नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक नया स्कीमा बनाना होगा, है ना। मतलब आप चेन्नई शहर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप उनको पढ़ाएंगे कि भारत में 4 तरह के मौसम होते हैं, है ना, भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, है ना, कौन कौन सा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, इसको समझते हैं ना। जब आप उन छात्रों को शरद ऋतु के बारे में बताएंगे तब उनको यकीन नहीं होगा कि शरद ऋतु भी होती है, यानी कि ठंडा मौसम भी होता है जिससे हर समय स्वेटर पहनना होता है, और इसी प्रकार वह अपने दिमाग में यह स्कीमा और बना लेंगे कि ऐसा भी एक मौसम होता है जिसमें सर्दी पड़ती है। ठीक है, संतुलन देखते हैं। संतुलन के बारे में देखते हैं ना। जीन पियाजे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समावेश या आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बच्चे नए अनुभव को पहले से ही मौजूदा अनुभूति संरचनाओं, धारणाओं, स्कीमा में एकत्रित करते हैं। इसके द्वारा बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संतुलन कायम करते हैं, है ना। संतुलन कब होगा? संतुलन तब होता है जब एक बच्चा पुरानी और नई धारणाओं और अनुभव के बीच सामंजस्य बनाता है
और जब उनकी योजनाएं समावेश के माध्यम से सबसे नई जानकारी में समाधान कर सकती है ना। असंतुलन की स्थिति तब पैदा होती है जब कोई नई जानकारी मौजूदा मानसिक निरूपण समावेश में समा ना सकती हो, है ना। स्कीम्स देख लेते हैं। स्कीम क्या होता है? अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को ही स्कीम कहा जाता है ना। अनुभव या विचार, है ना, व्यक्ति के अनुभव या विचार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को ही क्या कहा जाता है? स्कीम कहा जाता है। स्कीमा समझते हैं ना, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। जीन पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार या बुनियादी निर्माण खंड और ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक स्वरूप कहा है। एक स्कीमा को विश्व से के जुड़े हुए मानसिक अभ्यावेदन के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम स्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए करते हैं। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से ही संरक्षित होती हैं और उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, और इससे हम स्कीमा कहते हैं, है ना, इसी को स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दिया था? तो 4 अवस्थाएं बताई थी, याद रखना इसको, है ना। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया, जिसमें 4 चरणों में उसको वर्गीकृत किया था, है ना। अवस्था पहला देख लेते हैं। पहला अवस्था कौन सा आता है? संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा अवस्था क्या है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल तक, है ना। तीसरा अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक चलता है ना। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 15 साल का होता है। अब इसको देख लेते हैं एक एक करके, है ना। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक का, है ना। इस अवस्था में शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है ना। इस अवस्था में से शुरू अपनी इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंध का उपयोग करके दुनिया के बारे में क्या है, दुनिया के बाद निर्माण करता है ना। जैसे कि कुछ चीजें पकड़ने, खिलौने जो उसने, और कदम रखने जैसे शारीरिक के संबंध का उपयोग करते हैं, और वह अपनी इंद्रियों जैसे सुनना और देखना का भी प्रयोग करता है ना। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक क्या है? वस्तु स्थायित्व का विकास। याद रखिएगा ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि शिशु अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। ठीक है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, जो कितना है? 2 से 7 साल तक का। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है ना। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा, है ना। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बच्चा अवधारणात्मक, अपरिवर्तनीय भाषा, विकास केंद्रीकरण, अहम केंद्रितवाद और जीववाद प्राप्त करता है। ठीक है। बच्चों में स्मृति, कल्पना और जिज्ञासा का विकास होता है। इस अवस्था में वह चीजों जो कि प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं, जैसे कि वह खेलते समय घर घर खेलना खेलते हैं और चाय पार्टी भी करते हैं। इस अवस्था में सोचना उदासीन है और दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। जीववाद क्या है? जीववाद अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जीववाद वह क्षमता है जो बच्चा सोचता है कि निर्जीव वस्तुओं में एक व्यक्ति की तरह जीवन और भावनाएं और इरादे होते हैं, जैसे कि जब वह खिलौने के साथ खेलता है तब उसे बात भी करता है और उसके साथ खेलता भी है ना। अहम केंद्रवाद, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है और जो सोच रहा है वही सब सोचते हैं और वही सब ठीक होता है ना। अपरिवर्तनीय क्या हो जाता है?
इसमें बच्चा वस्तुओं की संख्याओं की समस्याओं आदि को पलटना नहीं समझता है ना। जैसे कि अगर हम बच्चे को बता दें कि 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, अगर इसको संख्या को पलट देंगे और पूछेंगे कि 5 और 4 कितना होता है, तो बच्चा जो है नहीं बता पाएगा, है ना। मुद्रा संप्रदत्य क्या हो जाएगा, ये करेंसी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना। भार, ऊंचाई, दूरी आदि की धारणा की कमी इसी अवस्था में होती है ना। जैसे कि बच्चा यदि आप बच्चे के सामने 100 के नोट को रख देंगे और एक तरफ चिल्लर रख देंगे, तब उसमें से वह चिल्लर को ही लेगा, है ना, क्योंकि वह दिखने में ज़्यादा होगा। ठीक है। केंद्रीकरण क्या हो जाएगा, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, तो यह अवस्था क्या होता है, केंद्रीकरण अवस्था कहलाता है ना। अगला देखते हैं, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज कितना होता है, 7 से 11 वर्ष का। ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देख कर ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है ना। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा भार आदि की धारणा का गुण जो है विकसित हो जाता है। अपने स्वयं के विचारों और दूसरों के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता आ जाता ही है ना। बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या, द्रव्यमान आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता रखते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग देख लेते हैं ना। इंडक्टिव रीजनिंग इंपॉर्टेंट है ये ना। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे कि बच्चा हमारे लिए पेड़ जरूरी है या नहीं, तो उस बच्चे का उत्तर क्या होगा, क्योंकि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका क्या है, 11 से 15 वर्ष तक, है ना। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था संज्ञान की सर्वोत्तम उच्चतम क्या है, अवस्था है, और यह अवस्था प्याजे के वर्गीकरण की चौथी अवस्था है, जो लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और लगभग 15 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे को मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है ना। कौन कौन सा नाम देख लेते हैं उसके, मानसिक प्रतिनिधित्व, संरक्षण, वर्ग समावेश और बहुवर्गीकरण। याद रखिएगा इसको चारों नाम को, है ना। इसमें बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन करने लगते हैं। इंपॉर्टेंट है, यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहां मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकास किया जा सकता है, काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क के लिए सक्षम होता है। अमूर्त रूप से सोचने पर आसान ज्ञान की समस्या का हल करने का क्षमता आ जाता है। ठीक है। निगमनात्मक तर्कना क्या है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जैसे कि गणित के सवाल को मन ही मन में हल कर लेते हैं, क्योंकि यह नियम पर उसको पता है ना। और प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है, ये 4 चरण है ना, देख लेते हैं, है ना, और चरण और उसके विकास। ठीक है। तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है, विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखता है, देखना, सुनना, छूना, बोलना, ये सब आदि प्राप्त करता है ना। इसकी विशेषता है, जो कितना इसका एज है, जन्म से 2 वर्ष तक का। ठीक है। और वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे के इंद्रियों और उसके गति के उपयोग से शुरू होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष तक, है ना। इसमें क्या है, चित्रों और शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का उपयोग करना सीख जाता है। सोच, अहंकार केंद्रित दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है ना। प्रतीकात्मक सोच विकसित हो जाता है, किसी एक एकल सुविधा द्वारा वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेता है। ठीक है। और यह मूर्त संक्रियात्मक, इसका एज कितना रहेगा, तो 7 से 11 तक, है ना। और इसमें क्या है, संख्या, आयु, है ना, द्रव्यमान, ठीक है, और वजन की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है ना।
परिचालन सोच विकसित हो जाता है। ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना ठोस अंगणितीय संचालन करना चालू कर देता है। ठीक है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका उम्र होता है कितना 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, है ना। तो इसमें क्या करना चालू कर देता है, इसकी विशेषता है काल्पनिक भविष्य और वैचारिक समस्याओं से संबंधित हो जाता है। अमूर्त अवधारणा विकसित हो जाता है, अधिक परिपक्व नैतिक तर्क के लिए संभावित होता है ना। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है लॉरेंस कोहलबर्ग का, है ना, कोहलरबर्ग का। ठीक है। लॉरेंस कोहलरबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत, है ना। तो नैतिकता का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो कोहलरबर्ग थे, है ना। तो इनकी नैतिकता देख लेते हैं। नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जो है जानता है। ठीक है। लॉरेंस कोहलरबर्ग जो है कहाँ के थे, कोहलरबर्ग कहाँ के थे, अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत को दिया था। इंपॉर्टेंट है ना। लॉरेंस कोहलरबर्ग अपने प्रयोग में छोटी जो कक्षाओं को कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे, जिसके द्वारा पूछे जाने वाली लघु जो है कथाओं में से एक प्रसिद्ध लघु कथा हमें और आपको बताने, है ना, पता ही होगा, मतलब सुने भी होंगे कई बार से। ठीक है ना। तो ये जो कहानी है उसको देख लेते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद कि उसकी जान बच जाए, है ना। जो कक्षा में था कहानी सुनाता है कोहलरबर्ग, है ना, और उस कहानी के आधार पर वो कुछ निष्कर्ष निकालते। तो फेमस कहानी है ना। वह दवाई के एक तरीके का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी, है ना। दवाई बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए जो उसका पति होता है हिंज, उसने क्या है जो फार्मासिस्ट है उसके पास जाता है ना, जिससे वह जानता था, लेकिन उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से कम थे। उसने दवाई वाले से कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है, उस दवाई को सस्ते में दे दो, है ना, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर मौका पाते ही दुकान तोड़कर वहां से जो दवाई को चोरी कर लेता है अपनी पत्नी की और जान बचाता है ना। फेमस कहानी इसको सुने होंगे। तो इस कहानी के आधार पर जो लॉरेंस कोहलरबर्ग ने दो बातों पर बल दिया था, है ना, नैतिक दुविधा और एक नैतिक तड़कना, है ना। तो नैतिक दुविधा क्या होता है, सही और गलत के बारे में फैसले लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। वो कंफ्यूज है अभी, है ना, कि चोरी करूं या ना करूं। और नैतिक तड़कना क्या हो जाता है कि सही और गलत में से किसी एक को जो जब चुनाव कर लेता है, जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना था, तो एक हो जाएगा नैतिक तड़कना हो जाएगा, है ना। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है ना। तो पहला स्तर देख लेते हैं, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, है ना, या प्री कन्वर्शनल स्टेज, जो 4 से 10 साल का होता है ना। इस अवस्था में नैतिकता जो होता है शून्य होता है, यानी कि बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। और इस अवस्था में नैतिक तड़कना जो है दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। अब जो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसको दो चरणों में बांटा गया है। पहला देख लेते हैं, दंड एवं आज्ञा का पालन, है ना। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा चरण साधना आत्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता का, है ना। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वह खुद भी करेगा। जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल को तोड़ दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरा स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या
पारंपरिक चरण है ना, तो ये जो है 10 से 13 साल का रहता है कन्वेंशनल स्टेज। ठीक, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के हिसाब से सही और गलत का निर्णय लेता है। इसके भी 2 चरण है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का, है ना, गुड गर्ल और गुड बॉय। तो इस अवस्था में अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए हम अच्छा रहते हैं, है ना, बच्चा अच्छा करता है। और कानून एवं व्यवस्था का उन्मुखता, है ना, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। जैसे जैसे कि रेड लाइट पार करते हुए उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 से ऊपर का साल होता है, 13 साल से ऊपर होता है ना। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इसे भी 2 अवस्था में बांटा गया है। पहला सामाजिक अनुबंधन, है ना, उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होती हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो वह नियम को तोड़ देना चाहिए, है ना। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत की उन्मुखता है। ठीक है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत की जो कुछ आलोचनाएं थी उसको देख लेते हैं ना। लॉरेंस कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पुरुषों के प्रति पक्षपाती था, क्योंकि उनके अध्ययन के विषय में केवल पुरुष थे, महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है ना, पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जहां पुरुष नियमों और न्याय के संदर्भ में सोचते हैं, वहीं महिलाएं देखभाल और रिश्ते पर अधिक बल देती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहें तो महिलाएं ही नहीं होती थी बल्कि पुरुषों से अलग होती थी, है ना, और उनकी कार्यप्रणाली न्याय की नैतिकता के अलावा देखभाल की नैतिकता पर भी आधारित होती है। ठीक है, नैतिक विकास के जो चरण है, कोहलरबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं, याद रखिएगा इसको, है ना। इसको ये हो गया, हाँ ये हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया, है ना। अब ये खत्म हो गया। अगला जो सिद्धांत है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक देख लेते हैं, वाइगोस्की का। ठीक है, लेव वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। वाइगोस्की एक रूसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और वह मानते थे कि सामाजिक संस्कृति का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। ठीक ना। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण तब होता है जब बच्चे लोगों और पर्यावरण के साथ संवाद करते हैं। लेव वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे के संग यादों के विकास, है ना, विकास की अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है, विशेष रूप से वे जो अधिक कुशल होते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों एक बच्चे की क्षमता और व्यवहार को वो आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, जीन पियाजे का मानना था कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है, लेकिन जो है वाइगोस्की का मानना था कि पहले अधिगम होता है फिर बाद में विकास होता है। इंपॉर्टेंट है ना। वाइगोस्की का जो महत्वपूर्ण धारणाएं थी इसको देख लेते हैं, है ना। तो इनका ये जो ZPD है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ZPD की पहचान तब की जाती है जब कोई बच्चा समस्या को हल करने के निकट पहुंच जाता है, लेकिन मदद के बिना समस्याओं को खुद हल करने में असमर्थ होता है। यह एक बच्चे की वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता के बीच का अंतराल को दर्शाता है। ठीक है ना। और वास्तविक विकास
और संभावित विकास का जो बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। ठीक है, और एक और है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो व्यक्ति ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि अध्यापक हो गए, माता पिता हो गए, दोस्त हो गए, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, MKO हो जाएंगे, है ना। स्केप फोल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाड़ या ढांचा, है ना। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या सलाह को क्या कहा जाता है, स्केप फोल्डिंग कहा जाता है ना। भाषा पर वाइगोस्की के विचार निम्न है, देख लेते हैं इसको। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं ना। वाइगोस्की का कहना था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। निज भाषा, आंतरिक भाषा या प्राइवेट स्पीच, है ना, इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देशित देने के लिए जिस भाषा का उपयोग करता है वही क्या है, निज भाषा है ना। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा विकासशील भाषा के कार्यों में 3 चरणों के माध्यम से निम्न में प्रगति करता है। पहला है सामाजिक भाषण, है ना, सोशल स्पीच, जो कब होता है, 3 से 4 वर्ष की आयु से पहले, है ना। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर दूसरों को नियंत्रित करने या सरल अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है अहम केंद्रित भाषण, है ना, इसका कब होता है, 3 से 7 वर्ष में। ठीक है, यह ज़्यादातर स्वयं के बारे में बात करना और आमतौर पर जोर से बोलता है। बच्चे के अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, और आंतरिक भाषण, इनर स्पीच, जो है 7 से अधिक होता है, 7 साल से अधिक के बच्चों में देखा जाता है ना। यह विचार और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले अनेक शब्दों द्वारा चिन्हित है ना। वाइगोस्की स्कूलों में भाषा संबंधित गतिविधियों और कक्षा के अंदर और बाहर पाठ्य चर्चा संबंधित बातचीत में संस्कृति तत्वों को शामिल करने के लिए जोर तक देते हैं। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना। ये है, इसको देने वाले कौन थे, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत के माध्यम से मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता था। सिगमंड फ्राइड ने 3 तरह के मन बताए हैं, है ना। कौन कौन सा देख लेते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन क्या है, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। चेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और समरीज को, है ना, जो अपने मनोविचारों को, भावों को अवगत कराता है खुद से। ठीक है ना। अर्धचेतन मन क्या है, अर्धचेतन मन में हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय देकर या याद करके वो बात जो है याद आता है ना। ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज, जब मन पर ज्यादा जोर दिया जाए तो यह कोई भी चीज याद आ जाता है ना। अर्धचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत एक व्यक्ति अपने भावों और संभावों के संबंध में जागरूकता प्राप्त करता है, यदि वह इसे निकट से देखा है तो। ठीक है, अचेतन मन देख लेते हैं ना। जो अचेतन मन होता है 90% होता है। इसमें भी बातें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती। जो मन चेतन में नहीं होता या दुखी दर्भित इच्छाओं का भंडार होता है। अचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत व्यक्ति अपनी मानसिक गतिविधियों से अनभिज्ञ होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह स्तर उन सभी विचारों एवं भावनाओं के भंडार के रूप में काम करता है जो दमित हैं या सचेत जागरूकता के पीछे छिपे हुए हैं, क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक असंतोष का कारण बन सकते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स आदि को संतुष्ट करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता, है ना, होता है और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना अपनी इच्छाओं को बस पूरा करना चाहता है। ठीक है, इदम मानव व्यक्ति का अचेतन हिस्सा है जो बुनियादी इच्छाओं को पूरा करने का काम करता है। इदम आनंद सिद्धांत पर आधारित है जो असामाजिक इच्छाओं की संतुष्टि की आकांक्षा रखता है। इदम मूल व्यक्ति घटक है जो जन्म से मौजूद है और यौन इच्छाओं को पूरा करने का
प्रयास करता है। ठीक है, ईगो क्या है, अहम देख लेते हैं। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और इनका कार्यान्वयन करता है या फिर परिणाम की चिंता करता है ना। अहम नियमों और नैतिकता की तलाश करता है और इसे अचेतन मन में निवास करता है। ठीक है, अहंकार हमेशा इच्छा को स्थगित करता है और तनाव को तब तक मुक्त करता है जब तक कि उसे वांछित वस्तु नहीं मिल जाती जिसके लिए वह प्रयास कर रहा है। ठीक है, अहम व्यक्ति का पहलू है जो तार्किक और तर्क संगत होने और वास्तविकता की दुनिया से निपटाने का प्रयास करता है। सुपर ईगो क्या है, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे कि चोरी न करना, झूठ न बोलना आदि। परम व्यक्ति की नैतिकता नैतिक हिस्सा है जिसे विवेक भी कहा जाता है। यह आनंद के बजाय पूर्णता प्रतीक होता है। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो और अहम के बीच में संतुलन के रूप में कार्य करता है। यह समाधान खोजने की कोशिश करता है जो ना तो ईदम या अहम को चोट पहुंचाता है। माता पिता द्वारा अपनाए गए पुस्तक को दंड के प्रति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे के दिमाग में अति अहंकार विकसित हो जाता है। सिगमंड फ्राइड ने मानसिक स्तर, मनोवृत्त, रक्षा युक्तियां, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्था को बताया है। ठीक है, मानसिक स्तर, लेवल ऑफ मेंटल लाइफ। सिगमंड फ्राइड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बनाए हैं और बताए हैं जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन मन होता है जिसमें हमारी सारी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं होती हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभव को लगातार प्रभावित करता है जिसके प्रभाव के बारे में हम भी नहीं जानते हैं। ठीक है, मनोवृत्तियां देख लेते हैं। यह मनोवृत्तियां हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं। हमारे अंदर अनेकों मनोवृत्तियां होती हैं जिसमें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिम्डो ऊर्जा कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है जबकि मृत्यु मनोवृत्त आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती है कि दोनों मनोवृत्तियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा युक्तियां, मानव में संघर्ष, तनाव और भाग्नास्य आदि जीवन में अनिवार्य है। यह रक्षा युक्तियां जीवन की इस भाग्नाशा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती है ना। भाग्नाशा का कारण यह है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा है, तो यह सुरक्षा युक्तियां व्यक्ति के खतरे से रक्षा करती है। ठीक है, निम्नलिखित जो है रक्षा युक्तियां मानव द्वारा काम में ली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तर्क संगति है ना, इसमें आपको विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है, जैसे कि अपराधी को अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना और किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना है ना। इसे अपराध या परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। दमन क्या हो जाएगा, इस युक्तियों में अनवांछित या अस्वीकार विचारों, भाव, यादों और अचेतन में ढकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियों को दमन कर देती हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, इसमें संवेगिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना होता है, जैसे कि माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या छोटे भाई पर या बहनों पर निकालता है। प्रक्षेपण क्या हो जाएगा, व्यक्ति अपनी गलतियां से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित करता है, जैसे कि मैं उसे घृणा करता हूं के बजाय वह मुझसे घृणा करती है, यह कहा जाता है ना। प्रतिक्रिया निर्माण, अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे कि ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास जो सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव का विकास
जो मानव जीवन है पर्याप्त व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होता है। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्था इस जीवन ऊर्जा लिबिडो के संतुष्टि कारण के प्रकार पर निर्भर करती है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस मानव लैंगिक अवस्था को निम्न अवस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। देख लेते हैं मुख्य अवस्था, इंपॉर्टेंट है ना, जो 0 से 18 महीने तक होता है ना। बालक के विकास में प्राथमिक अवस्था मुख्य अवस्था है जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है। मुख्य प्रक्रिया है जिसमें ओठ, जीभ, सहायक अंग मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि चूसना, निगलना, दबाना, काटना बालक को खुशी देता है। अधिक संतुष्टि या कम संतुष्टि से वह निर्धारण हो जाता है कि जिसके परिणाम स्वरूप वेस्ट से अधिक खाने, शराब पीने या धूम्रपान करने का विकास होता है ना। गुदी अवस्था क्या हो जाएगा, जो 18 मंथ से 3 साल तक चलता है। बालक के विकास की यह अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक का होता है, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की प्रक्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं से होती है, जैसे कि मल त्याग की प्रक्रिया उसे तनाव से मुक्त और खुशी देती है। बहुत कटोरियां बहुत हल्का शौचालय प्रशिक्षण निर्धारण का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास या दो गंदा हो सकता है या कम आत्मनियंत्रण लेकिन आधार या साफ सुथरा व्यवस्थित लेकिन मतलबी हो सकता है। अगला है फॉलिक चरण, जो 3 ईयर से लेके 5 साल तक होता है ना। इस अवस्था में 3 से 5 वर्ष की होती है, जिसमें बालक संतुष्ट कारण जननांगों पर केंद्रित होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करते हैं और उसे दूसरे से बांटना नहीं चाहते हैं। बालक विपरीत लिंगी अभिभावक से लगाव और समान लिंगी अभिभावक से द्वेषित रखते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह बालिका का अपनी माता से रूढ़ीपन और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इंदु पर इस कारों के सफल समाधान से एक परिपक्व जान पहचान विकसित होती है। ठीक है, एडिपस इंपॉर्टेंट है। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, जो लड़के का अपनी माँ के प्रति स्नेह क्या कहलाता है, एडिपस है ना। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि लड़की का अपने पिता से ज्यादा प्रेम होना है ना, इसी ग्रंथि की वजह से होता है। अहंकार देख लेते हैं। शैशवावस्था में बालक अपने रूप में मोहित हो जाता है और स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस आत्म प्रेम की भावना को सिगमंड फ्राइड ने स्व मोह कहा है, यह किशोरावस्था में अधिक पाया जाता है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं विलंबित चरण। ठीक है, जो 12 वर्ष के बाद होता है ना। बालक की अवस्था 5 वर्ष से यौन आरंभ हो जाता है ना, 15 वर्ष से, जिसमें लैंगिक जो है कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और यह अवस्था समानित शांत होती है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और संस्कृति मूल्यों को ग्रहण करता है, अपने क्षेत्र में विस्तृत करता है। इस अवस्था के दौरान यौन ऊर्जा होती है, शैक्षिक, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों की ओर अग्रसर होता है। इससे विपरीत लिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होता है ना 5 साल में। और जननांग चरण जो 13 से प्लस होता है अडल्ट में है ना। इसको देख लेते हैं किशोरावस्था काल में, जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटनाओं से बनता है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसको ऊपर में बता दिए हैं इसके बारे में, है ना। अगला देख लेते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट है ना। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि किया जा सके है ना। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन प्राकृतिक जीवन और पर्यावरण के साथ होता है। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, गेस्ट के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह अपने और अपने वातावरण के बीच में अधिक संतुलित संबंध बनाता है। कॉलमैन के अनुसार क्या समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का
परिणाम है। ठीक है, कुसमयोजन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह कुसमयोजन को दर्शाता है। कुसमयोजन के तत्व देख लेते हैं। क्या है? तनाव, है ना। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो उसमें क्या आ जाता है? तनाव आ जाता है। द्वेष, चिंता, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाता है। दबाव, दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है ना। आत्मसम्मान के लिए व्यक्तित्व का दबाव में आ जाता है। कुष्ठा, किसी भी इच्छा में बाधा आने से, है ना, उसकी उम्मीद जो है खत्म होना क्या है? कुष्ठा कहलाती है ना। कन्फ्लिक्ट, जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। सुरक्षा युक्तियां, यह ऐसी युक्तियां होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच का साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। ठीक है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है ना। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि क्या है? तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय यह है कि जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है, और अप्रत्यक्ष विधि क्या है? तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय जिन्हें व्यक्ति अचेतन मन में अपना आता है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं तर्क संगत। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारणों और प्रतिक्रियाएं देता है, जैसे कि पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। दमन, इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार, भावना अचेतन मन में चली जाती हैं। समन, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह मजबूरन उसे भुला देता है। क्षतिपूर्ति, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी या असफलता को दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है, जैसे कि कम लंबाई वाली लड़कियां जो हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए क्या ऊंची हील वाली जो है सैंडल को पहनती है। आत्मीकरण है ना, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है, जैसे कि शाहरुख खान को देखकर लोग हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसी के स्टाइल में। और सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। प्रतिस्थापन देख लेते हैं। जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार, इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तब वह किसी अन्य पर अपनी भावनाओं अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है, जैसे कि ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बीवी या बच्चों पर गुस्सा निकालना। ठीक है। अगला है अंतःक्षेपण, है ना। इसमें व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लेता है, जैसे कि घर वालों की दुखी देखकर खुद भी दुखी होना, है ना। उदात्तीकरण, इसमें व्यक्ति अपने अनैतिक इच्छा को क्या करता है? प्रेरणाओं की संतुष्टि, समाज की स्वीकृति, उद्देश्यों के अनुसार करता है, जैसे कि बचपन में गुस्सैल बच्चे का बड़ा होकर बॉक्सर बनना। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो सिद्धांत है एरिक इरिक्सन का, है ना। एरिक इरिक्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरिक इरिक्सन का व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एरिक इरिक्सन एक यह जो प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसका नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व के विकास को समझने की कोशिश करता है और जो बचपन से ही कई चरणों में होता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पूरे जीवन काल में सामाजिक अनुभव के प्रभाव का वर्णन करता है। एरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के आठ चरण के माध्यम से व्यक्ति की वृद्धि और विकास का विचार करते हैं, और 8 चरण के विकास के चरण हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह चरण आपस में प्रभावित होते हैं, जैसे कि विकास के पहले चरण में क्या हुआ था और विकास के वर्तमान के चरण में क्या चल रहा है। इस सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति स्वयं को समझने के तरीके और समाधान कैसे सीखता है, और यह पर्यावरण में दूसरों को कैसे समझते हैं, साथ ही यह भी जानते हैं कि व्यक्ति के लिए उनका क्या अर्थ है
वे एक दूसरे को क्या समझते हैं, है ना। एरिक एरिक एरिक्सन के प्रत्येक चरण में एक संकट या कार्य जरूर होता है जिसे हम हल करने की आवश्यकता होती है, और एक अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है ना। एरिक एरिक्सन ने अपने पूरे जीवन काल में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य को प्रभावित व्यक्तिगत मानव विकास के अनुक्रमिक 8 क्रमिक चरणों का प्रस्ताव किया है, जो आज तक कहीं नहीं बदले, है ना। एरिक एरिक्सन के अनुसार स्वयं की यह भावना बदल ही जाती है। एरिक एरिक्सन का मानना था कि व्यक्ति व्यक्तित्व के विकास में विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। जीवन के प्रत्येक चरण में नई जानकारी और अनुभव का एहसास होता है, और जो कि जीवन में मौजूद होते हैं, और यह ऐसे मुद्दे हैं जो स्वयं और अहंकार की पहचान की भावना को सम्मान करते हैं। ठीक है। एरिक एरिक्सन में अहंकार की पहचान के अलावा यह भी माना है कि क्षमता की भावना गुणात्मक रूप से विभिन्न व्यवहार के रूप में स्वरूप और कार्यों को प्रेरित करती है, और एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के प्रत्येक चरण का संबंध जीवन के क्षेत्र के समक्ष बनाने से है ना। यदि एरिक एरिक्सन के सभी चरण को अच्छी तरीके से संभाला जाता है तो व्यक्ति को महारत की भावना महसूस होगी, जिससे कभी कभी अहंकार शांति का या अहंकार की गुणवत्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है। और यदि मंच को खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है तो व्यक्ति अपर्याप्तता की भावना के साथ उतरेगा। ठीक है। मनोसामाजिक सिद्धांत देख लेते हैं। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था, है ना। इनके जो अनुसार है पूरा जीवन 8 चरणों से होकर गुजरता है, जो बाल अवस्था से लेकर वयस्कता अवस्था तक होता है ना, वयस्कता अवस्था तक। और इसका जो चरण देख लेते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है ना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है ये है 0 वर्ष से 2 वर्ष तक है। ठीक है। जिन बच्चों में माता पिता से प्यार, सहयोग, सहायता आदि मिलता है तब उसमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन माता पिता का प्यार, सहयोग, सहायता नहीं मिलता है वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं, और इस क्रिया से बच्चे आत्मविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास के दौरान शिशु उस विश्व के बारे में अनिश्चित होता है जिसमें वह रहते हैं, और देखभाल की स्थिति के लिए अपने प्राथमिक देखभाल करता है की ओर देखते हैं, है ना। शिशु में आत्मविश्वास, चिंता और संध्या की भावना विकसित हो सकती है यदि देखभाल असंगत, अप्रत्याशित और अविश्वसनीय रहा तो। ठीक है। स्वतंत्रता बनाम शर्म संदेश। ठीक है। ये जो है 2 से 3 साल तक रहता है ना। ऑटोनॉमी का अर्थ है स्वयं स्वयं से, मतलब जब बच्चे खुद से खाना, कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तब वह दूसरों पर निर्भर रहना भी नहीं चाहते, तो वह स्वयं स्वायत्तता कहलाती है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तब यह बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार स्वतंत्रता बनाम शर्म के स्तर पर बच्चे शारीरिक कौशल और स्वतंत्रता की भावना व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना में विकसित करने पर केंद्रित होते हैं। इस अवस्था में यदि बच्चों की आलोचना की जाए और अत्यधिक नियंत्रण किया जाता है तो उन्हें नियंत्रण में रखा जाता है या स्वयं को मुखर करने की अवसर नहीं दिया जाता है तो वह जीवित रहने की अपनी क्षमता में अपर्याप्त महसूस करने लगते हैं और फिर दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और उसमें आत्मसम्मान की कमी भी हो सकती है। ठीक है। पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष या अपराध, है ना, जो 3 से 6 वर्ष में होते हैं। जब बच्चे में समझ की क्षमता थोड़ा विकसित हो जाता है तब उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह बहुत अधिक ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है कि दूसरी तरफ जब माँ बाप की उनकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तब उनके अंदर द्वेष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था के दौरान बच्चे निर्देशन, खेल, अन्य सामाजिक तंत्र क्रियाओं के माध्यम से खुद को अधिक बार मुखर करते हैं। बच्चे गतिविधि की योजना बनाना, खेलना
खेल खेलना, दूसरे के साथ गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें यह अवसर दिया जाए तो बच्चे पहले की भावनाएं विकसित करते हैं और दूसरों को नेतृत्व करने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता में सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके विपरीत यदि आलोचना या फिर नियंत्रण के माध्यम से इस प्रवृत्ति को दबा दिया जाता है तो बच्चे अपराध की भावना को विकसित हो जाता है। ठीक है। परिश्रम, उद्यम या बनाम अपराधहीनता, ये जो चलता है 6 से 12 वर्ष तक चलता है ना। इस अवस्था में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, इसे परिश्रमी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को अपने कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इस अवस्था में 5 से 12 वर्ष की आयु के बीच वाले अवस्था में हीनता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बच्चों की उनकी पहल के लिए प्रोत्साहित और मजबूत किया जाता है। इस वजह से वह अपने आप को मेहंदी महसूस करने लगते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी जो क्षमता है आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। अगर वह इस पहल को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है तो इसे माता पिता या शिक्षकों द्वारा प्रतिबंध किया जाता है, जिससे बच्चा हीन महसूस करने लगता है और अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है, इसीलिए अपनी संतानों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। पहचान बनाम भ्रांति या भूमिका भ्रम, है ना, जो 12 से 18 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और दूसरी तरफ से जो बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इस अवस्था में किशोर व्यक्तिगत मूल्य, विश्वासों और लक्ष्यों की गहन खोज के माध्यम से स्वयं और व्यक्तिगत पहचान की भावना को खोज करते हैं, है ना। बनाम पहचान बनाम भूमिका भ्रम विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है जहां बच्चे को उन भूमिकाओं को सीखना होता है जो कि एक वयस्क के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है। आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है, ये जो है 18 से 35 साल तक। इस अवस्था में आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसमें आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है जिससे वह अच्छे सबसे अलग रहता है, इसी को अलगाव कहा जाता है ना। आत्मीयता बनाम अलगाव अवस्था से बचाना, प्रतिबद्धता और संबंधों से डरना, अलगाव अकेलापन और कभी कभी अवसाद का कारण बन सकता है ना। आत्मीयता बनाम अलगाव चरण में सफलता प्रेम गुणों की ओर ले जाता है। 7वां है जननांगात्मा या फिर उत्पादकता बनाम स्थिरता, जो है 35 से 65 साल तक, है ना। उत्पादकता बनाम स्थिरता में हम जब दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या दूसरों का भला करने की सोच करते हैं ना, तो जबकि दूसरी तरफ जब लोगों इस सोच का विकास नहीं हो पाता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। ठीक है। उत्पादकता बनाम स्थिरता में के माध्यम से हम बड़ी तस्वीर का भाग होने की भावना विकसित कर पाते हैं। ठीक है। और इस अवस्था में क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें योगदान करने का तरीका खोजने में विफल रहने से हम स्थिर हो जाते हैं और अनुत्पादकता महसूस करते हैं। ठीक है। संपूर्णता या ईमानदारी बनाम निराशा, ठीक है ना, ये जो है 65 से अधिक साल में होता है। ये जो ईमानदारी बनाम निराशा की उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वह जब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उनकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई, उसमें जीवन में क्या क्या किया, क्या कमाया, क्या पाया, क्या खाया आदि। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की है तो उसे निराशा आ जाती है। ठीक है। ईमानदारी बनाम संपूर्णता, ईमानदारी बनाम निराशा, है ना। इस दौरान हम अपनी उपलब्धियों का पर विचार करते हैं और थोड़ा ठहर कर सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या कमाया है,
क्या पाया, क्या खाया, और अगर हम स्वयं को एक सफल जीवन जीने के रूप में देखते हैं तो हमें ईमानदारी विकसित कर सकते हैं ना। एरिक एरिक्सन का यह मानना था कि यदि हम अपने जीवन को उत्पादक के रूप में देखते हैं तो अपने अतीत या फिर बीते हुए पल के बारे में अपराध बोध महसूस करते हैं, या फिर महसूस करते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया था, तो हम जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं और निराशा का विकास होता है, जो अक्सर अवसाद और निराशा की ओर ले जाता है। ठीक है। एरिक एरिक्सन के जो है 8 चरण की श्रृंखला में मानव व्यक्तित्व विकास का आवरण किया है ना, जो कि जन्म के समय से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में जारी रहता है। ठीक है, जो अभी अपन देखे थे वही है, इसमें टेबल में है। अब अगला देख लेते हैं थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक थे 1874 से 1949 का एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्धि हासिल की थी, जो कि व्यवहारवाद के साथ क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन के विकास की ओर ले जाता है। और उनका कहना अधिगम उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध का परिणाम है। ठीक है ना। ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक जी का है ना। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और एक पशु वैज्ञानिक भी थे। ठीक है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का सिद्धांत के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखने के नियमों के एक श्रृंखला विकसित की थी, है ना। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने ही दिया था, याद रखिएगा, जितना की पॉइंट लिखा हूं ना ये पूरा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया अनुभव प्रतिपादित किया था और वे विलियम जेम्स के शिष्य थे। ठीक है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। वह सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। ठीक। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम एक ऐसी घटना है जो कि एक घटना से दूसरी घटना के भी संबंध से बढ़ती है और जिसे उद्दीपन प्रतिक्रिया के साथ कहा जाता है, जिसे उद्दीपन प्रतिक्रिया बनता है। त्रुटियां जो है व्यक्तियों को सिखाती है। यह कथन प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अब थॉर्नडाइक जी के प्रयोग देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने एक भूखे जो बिल्ली थी उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, है ना, और बाहर में एक मछली रख दिया था। प्रयोग को पढ़ते हैं। रखा था, है ना, और पिंजरे में एक लीवर लगा था। प्रयत्न और त्रुटि विधि में भोजन तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रयास किए, जैसे कि ऊपर और नीचे कूदा, सलाखों पर चढ़ना, पिंजरों को खरोंचा, है ना, सलाखों को धक्का देना, कई कोशिश करता है, चारों ओर कूदना, पिंजरे के कुछ हिस्सों को हिलाना, लेकिन तब भी जो कई प्रयासों के बाद जो है वो पिंजरा नहीं खुलता है ना। और अचानक से क्या रहता है कि जो हुक लगा रहता है उसमें पंजा रस्सी के फांदे पर पड़ा और फिर दरवाजा खुल गया। बिल्ली भूख के मारे छटपटा रही थी, इधर उधर घूम रही थी, और अचानक से उसका पैर जो है एक उसके लीवर पे पड़ जाता है ना, और जैसे लीवर पे पड़ता है गेट जो है खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है, यानी कि मृत मछली को पहुंच करके जो वहाँ पर मछली रखा रहता है उसको खा जाती है। ठीक है। जब अगले दिन बिल्ली को फिर बॉक्स में रखा जाता है ना, ये जो प्रक्रिया था उसको बार बार दोहराता है। तो जो प्रयोग था यही प्रक्रिया बार बार किया, फिर जो निष्कर्ष निकाला उसको देखते हैं। प्रयोग के सफल होने पर
और बिल्ली की सही प्रतिक्रिया आने पर उन्हें तुरंत पुरस्कृत किया गया था। इस तरह धीरे धीरे उद्दीपन और प्रतिक्रिया को भी संबंध मजबूत हुआ था, है ना। यह प्रयोग बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, यानी कि सीख जाएंगे। और अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। और असल जीवन में इसका क्या प्रभाव देखने के लिए मिला था, है ना, इसको समझते। यदि आप अध्ययन अच्छे से करते हैं और फिर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, है ना, इससे आपका मनोबल बढ़ता है और आपके अगली परीक्षा के लिए अध्ययन करने की अधिक संभावनाएं होगी और आपको यकीन होगा कि आप फिर से अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर एक पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं, जिसका आपका वेतन बढ़ जाता है और आपको अपने कार्य पर अधिक प्रयास करना जारी रखने की अधिकतम संभावनाएं जो हो बनी रहेंगी, है ना। थंडाइक के जो नियम थे, है ना, ये मुख्य नियम दिया था और गौड़ नियम दिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राथमिक नियम को देखते हैं। प्राथमिक नियम क्या है? अभ्यास का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अभ्यास का नियम, है ना, लंबी अवधि के लिए कुछ सीखने के अभ्यास पर आधारित होता है। इस सिद्धांत का नियम बताता है कि उन चीज़ों को सबसे अधिक बार दोहराया जाता है जिससे सबसे अधिक अच्छी तरीके से याद किया जाता है, ठीक है ना। तत्परता का नियम देख लेते हैं। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। रुचि, परिपक्वता, पूर्व ज्ञान आदि से तत्परता आती है। तत्परता का नियम कुछ नया सीखने के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा का परिणाम को संदर्भित करता है, ठीक है ना। प्रभाव का नियम देख लेते हैं। यह नियम हमें यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना संतोषजनक नहीं है तो सीखना क्या है, संभव नहीं हो पाता। थंडाइक ने इस नियम से पुरस्कृत और दंड का महत्व भी दिया। प्रभाव का नियम के अनुभव को शिक्षार्थियों के लिए सुखद बनाने के लिए प्रेरणा और पुनर्बलन पर आधारित होता है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, थंडाइक के सिद्धांत में संशोधन क्या था। थंडाइक के नियम को संशोधित किया जाना था जिसका नाम था प्रभाव का नियम। उस प्रभाव के नियम में बताया गया कि सीखना तब होता है जब प्रतिक्रिया पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ता है और यह बताता है कि उद्दीपक प्रतिक्रिया के बीच में परिवर्तनीय संबंध बनाया जाता है। तो यह मजबूत हो गया कि अगर यह संतुष्ट से परिणित हुआ और इससे झंझनाहट के कारण कमजोर कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया, है ना। तो 1932 में उन्होंने अपने पहले के प्रभाव के नियम में संशोधित किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संतोष का बंधन को मजबूत करता है लेकिन झुंझलाहट संबंध को कमजोर नहीं करता, ठीक है। थंडाइक के गौड़ नियम देख लेते हैं। मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम उस काम को सीखेंगे। अगर हमारी अभिवृत्ति कम हुई तो हम उस काम को उतना ही कम सीखेंगे, है ना। आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, है ना, करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरलता से सीखा जा सकता है ना। आत्मीकरण का नियम। इसमें क्या, इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं और इसे अधिगम जो है अधिक सुगम और सरल हो जाता है, ठीक है। सचार्य क्रिया का नियम क्या है। इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों को भी उसी प्रकार से करना होता है। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि को मालूम हो जाती है, ठीक है। साहचर्य का नियम क्या है। इस नियम में अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है, ठीक है। अब अगला जो मनोवैज्ञानिक है इनका देख लेते हैं। पावलोव का सिद्धांत, है ना।
पावलोव का सिद्धांत देख लेते हैं। इन्होंने क्या दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो पावलोव जी थे। पावलोव का पूरा नाम इवन पावलोव है ना। वह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो इस बात पर जोर देता है कि यह एक आदत के रूप में अधिगम, साहचर्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पावलोव ये रूसी वैज्ञानिक है पावलोव, ये बता दिया। पावलोव को 1904 में क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। पावलोव के अनुसार किसी की उत्तेजना से समांतर अगर कोई संकेतित निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ने पर करता है ना। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यह बताता है कि अधिगम की प्रक्रिया तब होती है जब एक अनुक्रिया नए उद्दीपन के साथ जुड़ जाती है और एक नया उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को, इस प्रक्रिया को अनुबंधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। और पावलोव में 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है ना, दिया था, है ना, पुरस्कार दिया था, जीता था मतलब। ठीक, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो इम्पोर्टेंट है, कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते का प्रयोग किया था। उन्होंने एक पिंजरे में जो है कुत्ते को, भूखा कुत्ते को रखा था, फिर उसके सामने खाना दिया। खाना देते ही कुत्ते के खाना को देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आता है, लार आ जाता है ना। और जैसे कुत्ते के सामने लार आता है और जब वो खाना देते हैं तो एक घंटी को बजाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही लगातार करने से क्या है कि जैसे घंटी बजती है और उसको खाना देते हैं, है ना। ये क्रिया को बार बार करते रहता है पावलोव जी। फिर जब घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाता, टपकना शुरू हो जाता था। अब यह उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी ना। इस तरह से कुत्ता घंटी के साथ अपना जो संबंध है स्थापित कर लेता है। ठीक है, पावलोव ने कुत्ते के जड़ स्राव को अध्ययन किया था। उन्होंने एक बार कुत्ते के मुंह में मांस पाउडर रखकर पता किया कि वह कितनी लार टपकाता है ना, उसकी लार का मापन किया था। पावलोव ने एक घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद कुत्ते को भोजन परोसा गया जिसमें कुत्ते का मांस पाउडर खिलाया गया था और कुत्ते को इसे खाने की अनुमति थी। ठीक है ना। वह कुत्ते के मुंह में मांस पाउडर तब डालते थे जब कोई सिग्नल होता था, जैसे कि प्रकाश या ध्वनि का सिग्नल देने पर ही वह कुत्ते को खाना देते थे। ठीक है ना। पावलोव में कई प्रकार के परीक्षण किए जिन्होंने सब कुछ पिछले परीक्षणों के समान था, सिवाय इसके कि कोई भोजन घंटी की आवाज का पालन नहीं करता था। ठीक है, भोजन देने के बाद सभी कुत्तों की लार स्रावित होती थी। इस प्रकार भोजन एक स्रावित जो स्वाभाविक उद्दीपक और लाल जो उनका अनुसरण करती है ना, लाल जो है उसका अनुसरण करती है। एक स्वभाव प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुबंधन के बाद घंटी की आवाज की उपस्थिति में लार उत्पन्न होने लगी थी। घंटी एक स्वाभाविक उद्दीपन और लार स्राव एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है ना। इस तरह के अनुबंधन को शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। असुविधाजनक प्रोत्साहन, है ना, असुविधाजनक प्रोत्साहन या स्वाभाविक उद्दीपन, है ना। प्राकृतिक उद्दीपन वह होता है जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, जैसे कि पावलोव के प्रयोग में मांस का चूर्ण स्वाभाविक उद्दीपन था। ठीक है ना। बिना शर्त प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है, इसको देखते हैं। प्राकृतिक उद्दीपक के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया प्राप्त हुई थी, जैसे कि पावलोव के प्रयोग में लार का स्वाभाविक प्रक्रिया थी। ठीक है, CS वातानुकूलित उत्तेजना या स्वाभाविक उद्दीपन, है ना। वस्तु उद्दीपन वह है स्वाभाविक, है ना। वातानुकूलित उद्दीपन वह है जो स्वाभाविक रूप से लक्ष्य प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करती, लेकिन कई बार स्वाभाविक उद्दीपन से जुड़े होने के बाद वह ऐसा करती है, जैसे कि पावलोव के प्रयोग में घंटी की रोशनी या आवाज अस्वाभाविक उद्दीपन थी। ठीक है ना। और CR
वातानुकूलित प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया के समान है, जो मूल रूप से केवल स्वाभाविक उद्दीपन से है ना, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुबंधित होने के बाद स्वाभाविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी होने लगी। पावलोव के प्रयोग में प्रकाश या घंटी प्रतिक्रिया में स्रावित होने वाली लार अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है। शास्त्रीय अनुबंधन है ना, शास्त्रीय अनुबंधन इसकी खोज एक रूसी वैज्ञानिक पावलोव के द्वारा किया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन को पावलियन अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन साहचर्य के माध्यम से सीखना होता है ना। शास्त्रीय अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जो अनजाने में होता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में जाने तो यह किसी व्यक्ति के जानवर में एक नई की गई प्रतिक्रिया के बारे में दो युवकों को एक साथ जोड़ा जाता है और उनमें तरह तरह के बदलाव समय समय पर करके उनका परिणाम सामने वाले पर क्या हुआ है ना, ये देखा जाता है। पावलोव मुख्य रूप से पाचन के शारीरिक विज्ञान में रुचि रखते थे और अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा था कि जिन कुत्तों पर वह अपने प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही खाली थाली में खाना परोसा, उन्होंने लार टपकाना शुरू कर दिया है ना। इस प्रतिक्रिया को विस्तार से समझने के लिए पावलोव ने एक प्रयोग तैयार किया जिसमें एक बार फिर कुत्ते का इस्तेमाल किया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन के 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में उद्दीपनों और अनुक्रियाओं को विशेष वैज्ञानिक शब्द दिए गए थे है ना। तो पहला है अनुबंधन से पहले, अनुबंधन के दौरान और अनुबंधन के बाद। अनुबंधन का मतलब क्रम या सिलसिला होता है ना, याद रखिएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण, जब व्यक्ति की प्रक्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य अतिथि उद्दीपनों की प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। विलोपन, अगर CS है ना, CS के बाद US प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे कि घंटी की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। विभेद क्या है इसमें? व्यक्ति ओरिजिनल US और दूसरे उद्दीपन के बीच में विभवांतर करना शुरू कर देता है। जैसे कि बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के बाद खाना मिलेगा। ठीक है ना। JB जो है वाटसन व्यवहारवाद के जनक थे। जीन पियाजे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है ना, कौन किसके जनक थे, याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, और फिर सामाजिक विकास के सिद्धांत कौन थे? तो वाइगोस्की जी थे। ठीक है।